और इधर 2022 के नतीजों ने 2024 की पिक्चर क्लियर कर दी है। इस चुनाव में देश की दो नेशनल पार्टियों में से एक को 2 सीट मिली, दूसरी को 1 सीट। कांग्रेस को यूपी में 2 सीटें मिली, बीएसपी को 1 सीट। अब खुद सोचिए, क्या 1 सीट और 2 सीट वाली पार्टियों के लिए दिल्ली के ख्वाब देखना मुमकिन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन 24 की लड़ाई पर कुछ लोगों की नजर बनी हुई है। उसमें एक है ममता बनर्जी और दूसरे हैं केजरीवाल। सवाल यह है कि क्या ममता और केजरीवाल 24 के चैलेंजर हो सकते हैं? मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। 22 के बाइस्कोप में 24 के जो पिक्चर नजर आ रही है, उसमें मोदी के दुश्मन कई हैं। दुश्मन नंबर 1 ममता बनर्जी, दुश्मन नंबर 2 अखिलेश यादव, दुश्मन नंबर 3 अरविंद केजरीवाल, दुश्मन नंबर 4 राहुल गांधी, दुश्मन नंबर 5 शरद पवार, दुश्मन नंबर 6 केसीआर, दुश्मन नंबर 7 स्टालिन। और मोदी विरोधी इस फौज के पीछे नेता कई हैं, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स करते हो या फिर उनकी पॉलिटिक्स किसी रीजन में सिमट गई हो। लेकिन 5 राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद देश के राजनीतिक मानचित्र में मोदी को चैलेंज करने वाले तमाम नेताओं की पोजीशन बदल गई है। कांग्रेस के साइडलाइन होने के बाद केजरीवाल और अखिलेश, ये 2 नए चैलेंजर सामने आए हैं जिनकी नजर दिल्ली पर है। अखिलेश यादव यूपी में जमकर लड़े, अच्छा वोट भी हासिल किया। यूपी में जीत मिलती तो अगला टारगेट दिल्ली ही होता, लेकिन यूपी हाथ से छिटक गया, इसलिए दिल्ली भी अब दूर है। केजरीवाल ने पंजाब में जबरदस्त फतह हासिल की, इसलिए उनका जोश हाई है और मोदी विरोधी कैंप को उनकी अहमियत समझ आई है। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल वाली दीदी की, जो ना जाने कब से दिल्ली का ख्वाब देख रही हैं। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता, इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी, दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा कि कांग्रेस वाज अर्लियर, दे कैप्चर्ड द ऑल ऑफ थ्रू आउट द कंट्री through their organization, but now they are not interested, they are losing this credibility. So there are so many political parties, regional political parties, all must be working together, और इसमें फैसला जरूर हो सकता है। The vote is divided. If the mandated fractures because the vote is opposition vote is divided, और opposition vote को जो divided हो गया है, इसमें उसका एडवांटेज बीजेपी को मिला। यूपी के नतीजे सामने आने के बाद आज ममता बनर्जी सामने आई तो बहुत बड़ी और बहुत अजीब बात कह दी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि योगी की जीत पॉपुलैरिटी की जीत नहीं, मशीनरी की जीत है। वो अखिलेश को सलाह दे रही हैं कि ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि योगी की जीत उनकी लोकप्रियता की जीत नहीं। उनका तर्क अजीब है, लेकिन ममता ने बोल ही दिया है तो उसका विश्लेषण भी जरूरी है।
2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 47.9% वोट शेयर हासिल करती है, तो ममता बनर्जी को उस जनादेश के पीछे उनकी लोकप्रियता दिखती है। लेकिन एक साल बाद 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को 41.3% वोट मिलता है, तो ममता को उसमें मोदी और योगी की लोकप्रियता नहीं दिखती। ममता बनर्जी कह रही है कि यूपी में जो चुनाव बीजेपी ने जीता है वो कहीं ना कहीं वोट पे लूट हुआ है और उसका जो मशीन है ईवीएम का 21 का बंगाल का मशीन अच्छा था, अभी यूपी में हार गया इसलिए मशीन गड़बड़ हो गई है। ये छूटा हार के डर से ये सब बोल रही है। इसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगी। 2024 में सबको एकजुट होने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी जो हाल है कोई लाभ नहीं होगा। उनकी 2029 के लिए सोचना होगा। 24 का रिजल्ट काल हो गया, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। समाजवादी पार्टी ममता अब अखिलेश यादव को तमाम नसीहतें दे रही हैं, उन्हें ढांढस बना रही हैं, तो उसके पीछे वो सियासी दोस्ती है जिसकी झलक उस वक्त भी दिखी थी जब चुनाव में अखिलेश को सपोर्ट करने के लिए ममता बनर्जी बनारस गई थी। उस दिन भी ममता ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, योगी की हार का दावा किया था और 2024 की भविष्यवाणी भी की थी। बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा? अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। अब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी इसे 2024 से जोड़कर देख रही है, इसलिए मोदी विरोधी इस हार में भी जीत तलाश रहे हैं। मोदी और योगी के विरोधी अब अपनी सीट नहीं, वोट परसेंटेज वाली मैथमेटिक्स समझा रहे हैं। सिर्फ 22 का चुनाव नहीं, 12 वाले चुनाव में अखिलेश यादव की हार जीत का पूरा जोड़ घटाना ममता बनर्जी समझा रही हैं। जिसमें आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। ममता जो बात कैमरे के सामने कह रही थी, अखिलेश वही बात ट्विटर पर समझा रहे थे। वो यूपी ही नहीं, देश को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका वोट परसेंटेज 1.5 गुना बढ़ा दिया है। ये वही अखिलेश हैं जो चुनाव से पहले कभी 350 तो कभी 400 सीट जीतने का दावा ठोक रहे थे। ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ जी जीते हैं, वो भी बधाई के पात्र बनते हैं, पर इस बात में भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी और स्ट्रांग होकर निकला है, उन एक मजबूत विपक्ष उभर कर निकला है, उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। तो लड़ाई सबको पता थी कि बहुत ही टफ होने वाली है, पर विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी था, जिसका मैं उम्मीद करती हूँ समाजवादी पार्टी वो धर्म निभाएगी। अखिलेश ने हार तो स्वीकार कर ली है, लेकिन 22 की इस हार में भी उन्हें 24 और 27 के लिए उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है, बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। अखिलेश यादव का अपना कैलकुलेशन है और ममता बनर्जी की अपनी मैथमेटिक्स, नजर दोनों की 2024 पर है। इसलिए अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच गैपिंग यही रही तो 2027 का मुकाबला बेहद कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है, अपने अपने नजरिया से अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर हम सब का दायित्व है जनता का सेवा करना। पार्टी हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे नेताओं ने बहुत जीवन दिया है। हमारे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी। ममता बनर्जी भी अब फ्रंट पर आ गई हैं, तो उनका फोकस दिल्ली पर है। उन्होंने इसके लिए बैटिंग भी काफी पहले से शुरू कर दी है। हाल के दिनों में वो शरद पवार से मिल चुकी हैं।
उन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ बैठक की थी। 3 दिन पहले उन्होंने टीएमसी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी थे। ममता ने कहा था कि 2024 में बंगाल विपक्ष को रास्ता दिखाने का काम करेगा, इसलिए 4 राज्यों में जीत के बाद अब बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। तो प्रशांत किशोर इसे मोदी का माइंड गेम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत की लड़ाई का फैसला 2024 में होगा, किसी राज्य के चुनाव से नहीं। साहब ये जानते हैं, इसलिए वो राज्यों के नतीजों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चाल चल रहे हैं। इस गलत नैरेटिव में मत फंसे और इसका हिस्सा ना बने। यूपी के चुनाव इस बार बीजेपी से लड़ तो अखिलेश रहे थे, लेकिन उम्मीदें कईयों को थी। कांग्रेस का इस बार समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर यूपी में अखिलेश जीतते तो 2024 के रण में मोदी विरोधी कैंप मजबूत होता। मायावती भी इस बार पूरी तरह साइलेंट थी, अखिलेश से उनका कोई मतलब नहीं था। आरोप तो ये भी लगा कि बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अखिलेश की हार से उनकी भी उम्मीदें टूटी होंगी। शिवसेना ने भी यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसके उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। शिवसेना को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। 2024 पर नजर गड़ाए बैठी शिवसेना को भी यूपी में झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। सर, यूपी तो सिर्फ झाकी है, महाराष्ट्र बाकी है, अशा प्रकारची विधानं देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का चुनाव से पहले भी इस प्रकार की घोषणा कर रहे थे। महाराष्ट्र बाकी है तो कल पवार साहब ने कहा है ना, हम तैयार हैं, जो करना है वो कर लीजिए। क्या करना है? और रेट्स डालेंगे हमारे ऊपर, और झूठे मुकदमे डालेंगे हमारे ऊपर। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर अखिलेश को यूपी में कामयाबी मिलती तो 24 की लड़ाई में पूरा विपक्ष नए तेवर के साथ मैदान में उतरता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब शरद पवार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने का वक्त आ गया है। बीजेपी का विकल्प तलाशना है तो ये प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पवार जब ये कह रहे हैं तो जाहिर है उनकी उम्मीद कांग्रेस से तो नहीं है, जो यूपी में 2 सीटों वाली पार्टी बनकर रह गई है और उसके पास तो वोट शेयर बताने के लिए भी कुछ नहीं है। सिर्फ 2.3% वोट मिले हैं कांग्रेस को यूपी में। प्रियंका गांधी की तमाम जोर आजमाइश के बावजूद कांग्रेस यूपी में कुछ हासिल नहीं कर पाई। पंजाब में भी उसे जबरदस्त नुकसान हुआ। पंजाब में कांग्रेस को 117 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें मिली, जबकि वो पंजाब में सरकार चला रही थी। वोट शेयर की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस को 22.98% वोट मिले हैं। इन चुनावों ने जो नतीजे सामने रखे, उसके बाद तो एक बात साफ हो गई कि 24 की लड़ाई में कम से कम कांग्रेस तो विपक्षी मोर्चे को लीड करने की पोजीशन में नहीं है। राहुल गांधी तो पहले ही कई पॉलिटिकल टेस्ट में फेल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी को ट्रम्प कार्ड समझकर कांग्रेस ने रोके रखा था। यूपी में वो भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। मतलब साफ है कि कांग्रेस अब कुछ भी कहे, लेकिन 2024 के लिए वो सबसे कमजोर ग्राउंड पर खड़ी है। कांग्रेस का ये पूरा 500 स्टेट में पंजाब में अपना सरकार था, लेकिन वो सरकार भी उनका हाथ से निकाल गया। उत्तराखंड में ये एक पॉलिटिकल कल्चर था, मतलब एकदम रूल नहीं है, लेकिन जब से हम लोग देखा था कि हर बार सरकार बदलता था, लेकिन इस टाइम वहाँ में भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो सका। मणिपुर और गोवा में भी इन कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। तो अभी कांग्रेस बीजेपी का अल्टरनेटिव है, ये बात तो लोग कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी का सामने अभी कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस हैज बिकम
like a small regional party after this election. उनका पैन इंडिया कोई प्रेजेंस नहीं रहा। यूपी में तो कांग्रेस के लिए इस बार कुछ था भी नहीं, लेकिन पंजाब की सत्ता गंवाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। पंजाब में कांग्रेस की इसी हार ने केजरीवाल का कद बढ़ा दिया। पंजाब की जीत आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य की सत्ता में प्रवेश नहीं है। पंजाब की जीत ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प बनने का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सरकार बना रही है। उसकी नजर अब गुजरात पर भी है। गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पिछले साल सूरत में कांग्रेस को झटका दे चुकी है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा, भले ही उसका वहां खाता नहीं खुला। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी अब आम आदमी पार्टी के लिस्ट में है। केजरीवाल कहें ना कहें, लेकिन कोशिश तो उनकी भी होगी कि वो 24 की लड़ाई में बड़े दावेदार बनकर सामने आए। दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। कुछ वक्त पहले तो मायावती की आंखों में भी दिल्ली के अरमान नजर आते थे, लेकिन अब मायावती के लिए दिल्ली बहुत दूर है। यूपी में बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट मिली है। यूपी में एक सीट वाली पार्टी के लिए दिल्ली का ख्वाब देखना भी बेमानी है। लेकिन मायावती ने जो कुछ कहा है वो हैरान जरूर करता है। बीएसपी का परम धर्म अथक प्रयास व संघर्ष करते रहना है, जो आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगा, तथा यहाँ सभी विरोधी पार्टियों का मिथक तोड़कर सर्व समाज में से खासकर गरीब, असहाय व कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में जरूर मुस्कान लाएगा। मायावती जी का तो देखिए, उनका तो अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने स्वयं ही छोड़ दिया मैदान और सिर्फ घर बैठकर कांशीराम जी के नाम पर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, और खुद को उनका एक वारिस बताकर और अपना वोट प्राप्त करने का प्रयास ये नकार दिया गया है। उनके सारे वोटर जिनको कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला, वो अब मोदी जी और योगी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, आज वो पार्टी यूपी में खत्म हो गई। मायावती के लिए इससे बड़ा सेटबैक क्या होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया होने के बावजूद आज उनसे पहले कई रीजनल पार्टियों के नेता हैं, जिनकी अहमियत 2024 के लिहाज से ज्यादा है। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन हैं, नवीन पटनायक हैं। पिछले कुछ महीनों से ये तमाम नेता एक्टिव भी नजर आ रहे थे, लोकसभा की अगली लड़ाई के लिए गोलबंदी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो लड़ाई एक बार फिर कमजोर देखने लगी है। ताजा नतीजों ने ये साफ संदेश दिया है कि 2024 में भी मोदी को रोकना मुश्किल होगा और मोदी मिशन 2024 की तरफ बढ़ चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।